हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी के साथ अदिति सिंह। आई नो बहुत ही लंबा चौड़ा एक स्पैन चला गया कि मैं आप लोगों से मिली नहीं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं किया हमारे आईटी को लेके फॉर 11th स्टैंडर्ड स्पेशली। हमने जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर था उसे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया था, लेकिन हमने हमारा ये जो फोर्थ चैप्टर है ना, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बट मैंने इसे किसी और काम में बिजी होने की वजह से इसे थोड़ा पॉज कर दिया था कि भाई पहले वो कंप्लीट कर देते हैं। एंड उसके बाद हम आ गए अब हमारे साइबर लॉ, यानी कि हमारा फोर्थ चैप्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इसके साथ हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बट ये वाला चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, फुल थ्योरी है इसके अंदर और कुछ नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर को रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हो, कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो आपको साइबर लॉस पता होने चाहिए। वरना दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप खुद जेल में चले जाओगे या फिर आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप किसी और को जेल में डाल सकते हो। ओके, इसके लिए हम पढ़ते हैं हमारा ये साइबर लॉ वाला चैप्टर। अब ये है क्या एक्चुअली, हम देखते हैं। Today we use computer for storing confidential data in various sectors such as banking, financial, health, personal properties, etc. आज के दौर में, आज का जो हमारा ये जनरेशन चल रहा है, ये पूरा डिजिटलाइज हो रहा है, राइट। हम सब कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट है। छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी अगर हमें सेव करनी है तो हम क्या करते हैं, फटाक से हमारा कंप्यूटर निकालते हैं, फटाक से हमारा फ़ोन निकालते हैं और उसके अंदर मैसेज टाइप कर देते हैं, नोट्स बना देते हैं, वर्ड बनाते हैं, चाहे जो आपको सही लगता है। ऐसे ही हमारे जो बैंकिंग सेक्टर्स है, आप अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो इन सब का जो डेटा बेस है ना, डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके अकाउंट में कितनी चीज़ें हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके अकाउंट किधर किधर है, क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ें जो होती है ये भी हम सेव करते हैं। We also use internet for transaction and information related to this sectors. Of course हम ATM use कर रहे हैं, right? तो हम क्या कर रहे हैं, transaction perform कर रहे हैं banking and finance से related. But in many of the situation, the confidential data may be illegally used and corrupted by unauthorized user. The increase in internet traffic have led to the higher proportion of legal issues worldwide. So it is very necessary to provide such data from cyber criminals. अब हमें क्या करना है, इतने सारे डेटाज हम दे रहे हैं भाई साहब, इतने सारे डेटाज है हमारे पास, लेकिन होते ना कुछ बदमाश होते हैं, हर किसी के इधर होते हैं। तो ये जो बदमाश है ना, व्हाट दे डू इज, ये हमारी ये पर्सनल डेटा, हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा, हमारे पासवर्ड्स, हमारे ATMs या फिर हमारी बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इसे यूज़ करते हैं, इसे करप्ट कर देते हैं एंड इलीगली हमें हमारी जो चीज़ें हैं उसे जानने की कोशिश करते थे। ये सारी चीज़ें आती है साइबर क्रिमिनल, साइबर क्राइम के अंदर। आप क्राइम कर रहे हो, अगर आप किसी का भी पासवर्ड अनलॉक कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें क्राइम है। आप सब नोटिस करते हो, कभी कभी हम कहते हैं हमारा ये हैक हो गया, हमारा स्नैपचैट हैक हो गया, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट इसके पास आ गया, हमारा फेसबुक अकाउंट कोई और यूज़ कर रहा है। ये सारी जो चीज़ें होती है, ये क्या होती है, कोई और एक बंदा बैठा है, वो आपकी सारी चीज़ों को चोरी कर लेता है, वो आपको पासवर्ड ले लेता है, आपको हैक करने की कोशिश करता है, आपकी डेली एक्टिविटीज को। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एक्चुअली इलीगली एक्सेसिंग योर डेटा, योर कॉन्फिडेंशियल डेटाज एंड एवरीथिंग। सो दिस इज इन्वॉल्व्ड इन साइबर क्राइम और इस डेटा इसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे साइबर लॉज है हमारे पास। साइबर केसेस रिलेटेड टू इंटरफेरेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस आर इंक्रीजिंग एट alarming rate. To control such crimes, it is necessary to follow ethics in the field of computers. जैसे हम हमारे रेगुलर लाइफ में कुछ एथिक्स होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं खाने के कुछ एथिक्स होते हैं हमारे पास, घर में रहने के कुछ एथिक्स होते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड एथिक्स होते हैं, तो इसे हम मेंटेन करते हैं। उसी प्रकार हमें हमारे बाकी सारी चीज़ें, हम जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसे भी यूज़ करते टाइम हमें कुछ एथिक्स पता होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें क्या है, हम देखते हैं। Cyber law is area of law that deals with internet relationship to technologies and in electronic elements including computers, software, hardware and information system. जैसे हम लॉ बोलते हैं ना, अब किसी भी बेचारे क्रिमिनल, बेचारा नहीं होता यार, क्रिमिनल, जो क्रिमिनल है उसको हम लॉ के अकॉर्डिंग ही कोई भी जजमेंट सुनाते हैं, जो लॉज होंगे उसके अकॉर्डिंग उसे हम पनिशमेंट देते हैं। उसी प्रकार ये हमारा एक लॉ है कि जिस बंदे ने हमारे साथ गलत किया है या फिर जो चीज़ें हैं इलीगल काम किया है उसे हमें पनिशमेंट देना है, तो वो पनिशमेंट हम कैसे देते हैं, इन लॉज के ऊपर बेस्ड देते हैं। ओके,
The cyber law is a part of overall legal system that deals with internet, cyberspace and their respective legal issues. Cyber law covers a fairly broad area encompassing several subtopics including freedom to express. आप express क्या करना चाहते हो? Access to and uses of internet and online piracy. अब आ गए एडवांटेजेस. हमारे पास क्या क्या एडवांटेज है ये साइबर लॉ के. तो हमारा जो इन एक्ट आईटी एक्ट, इसे आईटी एक्ट हम पढ़ते हैं, आईटी एक्ट 2000 अटेम्प्ट्स टू चेंज outdated laws and provide ways to deal with cyber crimes. पहले तो ज़माने में आई डोंट थिंक सो इतना कुछ होता होगा, बट जब हम आए, हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर आए, हम कंप्यूटर्स आए, फ्लैट एंड लैपटॉप्स के ऊपर आए, कि हम फ़ोन यूज़ करने लगे, स्मार्टफोन्स पे आ गए, तब हमारे क्राइम रेट जो थे वो बढ़ गए थे. चाहे कहीं भी पूरे दुनिया में क्राइम रेट्स बढ़ चुके थे. तो हमने क्या किया, आईटी एक्ट 2000 को इंट्रोड्यूस करवाया. ये एक्ट क्या करता था, अभी जितने भी आउटडेटेड लॉज थे ना, ये सारे लॉज को हटा के इन्होंने एक नए लॉज को लाया. ये नए लॉज हमें आज फाइट बैक करने के लिए हेल्प करते हैं. ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे. पीपल कैन परफॉर्म ट्रांजैक्शन ओवर इंटरनेट थ्रू द क्रेडिट कार्ड्स विदाउट फियर ऑफ मिसयूज. अब हम कर सकते हो ना, जाते हो ना एटीएम कार्ड यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, फिर पेटीएम यूज करते हो, क्या क्या नहीं यूज करते, आप सारे कार्ड यूज करते हो. तो ये सारे कैसे यूज कर पा रहे हो, ये लॉ की वजह से. द आईटी एक्ट परफॉर्म्स द मच नीडेड लीगल फ्रेमवर्क सो दैट द इंफॉर्मेशन इज नॉट डिनाइड लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी solely on the ground that it is in the form of electronic records. अब नेक्स्ट, हाँ ये जो एडवांटेजेस है ना, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में फॉर थ्योरी पार्ट की. राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ दिस, राइट डाउन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस और कंपेयर. तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है. In view of the growth in transaction and communication carried out through electronic records, the act seeks to empower government department to accept, filling, creating and retention of official documents in a digital format. अभी एक और चीज़ बताओ, इसका एक एडवांटेज क्या था. हम कंप्यूटर्स की यूज़ करते थे. पहले के ज़माने में लोग फाइल्स एंड ऑन मेंटेन करते थे, फिर बहुत पुराने फाइल्स होते थे उसे डिस्कार्ड किया जाता था या फिर बोलते ना रद्दी में फेंक दिया जाता था. ऐसा होता तो नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता है, बट हम जब प्राइवेट सेक्टर के थ्रू देखते हैं, डिपार्टमेंट्स में देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती थी कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, उसके बाद वो रिकॉर्ड्स फेंक दिए जाते थे. बट जब से हमारा ये कंप्यूटर आया, तब से हम रिकॉर्ड को सेव कर दे. क्या करना है यार, पेन ड्राइव ही तो रखना है या फिर एक रिकॉर्ड ही तो रखना है, थोड़ी कुछ करना है. इससे पेज भी वेस्ट नहीं होते हमारे पास, तो रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाता है. दोनों साइड से हेल्पफुल होता है, राइट. The IT Act has also proposed a legal framework for the authentication and origin of electronic records communication through digital signatures. Digital signatures आपको अगर कहीं देखना है तो समझ जाओ, अगर आपको कोई ऑफिशियल पर्सन आपको कोई मेल कर रहा है तो उसे नीचे ना छोटी सी साइन आती है, वो डिजिटल साइन होती है. पहले ना ये सारी साइंस बहुत रिस्की हुआ करती थी. अब तो डिजिटल चेक्स भी आते हैं हमारे पास, उसके ऊपर डिजिटली सिग्नेचर्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे आने लगी, हम यूज़ करने लगे, क्योंकि हमें ये आईटी एक्ट ने बहुत हेल्प किया. 2000 ईयर में जो आया था, इसने बहुत हेल्प किया. इसने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की, हमें एश्योरेंस दिया कि भाई साहब आप यूज़ करो, आपके साथ कोई मिसबिहेव या फिर कोई मिसयूज़ नहीं होगा. ओके, अब आए हम एथिक्स और ये मॉरल. एथिक्स हमने ऊपर देखा ना, बट ये एक्चुअली है क्या, इसको हम मॉरल फिलोसॉफी भी कहते हैं. इज अ discipline concerned with what is morally good and bad, right or wrong. Ethics is something, क्या सही है, क्या गलत है, सही गलत, good bad क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. What is moral? The standard of behaviors, principles of right or wrong behavior, Thus, moral are dedicated by society, culture or religion, while ethics are chosen by person himself, which governs his life. ये क्या है, मॉरल क्या होती है, ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. मॉरल्स आर रिलेटेड टू दैट. बट व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स जो मेरे पर्सनल एथिक्स, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे कुछ एथिक्स होंगे ना, तो उसे हम कहते हैं हमारे एथिक्स. जैसे कि समझ लो मैं मेरा लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, तो उसे मैं क्या सही है क्या गलत है मैं मेरे हिसाब से कर रही हूँ. लेकिन जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो क्या सही है, सोसाइटी में आप पब्लिश कर सकोगे, आपको क्या
पब्लिश करना चाहिए, आप अगर कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हो तो क्या पब्लिश करना सही होगा, क्या पब्लिश करना गलत होगा, अगर गलत है तो उसका हमारे सोसाइटी पे इम्पैक्ट गलत आएगा, हमारे यूथ जनरेशन पे गलत इम्पैक्ट आएगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे मॉरल्स में आती है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एक्चुअली दिस साइबर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम इज अल्टरनेटिवली रेफर्ड एज साइबर क्राइम, ई क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम या हाईटेक क्राइम। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको कुछ भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। व्हाट इज ई क्राइम? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, जो हम यूज कर रहे हैं, राइट। Computer crime is an act performed by a knowledgeable computer user, sometimes referred to as a hacker, who illegally browse or steals a company's or an individual private informations. ये है कौन? ये जो ऐसा बंदा है ना, इसे हम हैकर भी कहते हैं। What he does is ना, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, आप खुद जैसे कि बहुत बोलते हैं ना, चलो आप लोग बहुत सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इसके लिए मैं सोशल मीडिया का एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं तो यूज़ नहीं करती, बट स्टिल मुझे पता है ये सारे रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के साथ ये सारी चीज़ें होती है। व्हेन दे गो ऑन बीइंग ऑफिशियल, जब वो बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, बड़ा उनका पॉपुलैरिटी हो जाता है, तो ना लोग उनको हैक करने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको भी मेल आए होंगे कि यू हैव बीन हैक, वो सारी चीज़ें फेक होती है, बट एक्चुअली भी लोग हैक हो जाते हैं, उनके अकाउंट्स कोई और हैंडल करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? हमारे साइबर क्राइम के अंदर आ जाते हैं। In some cases, this persons or group of individuals may be malicious and destroy or otherwise corrupt the computer or the data files. बहुत सारे पिक्चर्स भी बने इसके ऊपर कि लोग कैसे हैक करते हैं, कैसे टॉर्चर करते हैं, कोई कोई तो डिमांड भी करता है, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपको ब्लैकमेल करते हैं इसके रिगार्डिंग, पैसे मांगते हैं, इतने लाख दो, उतने लाख दो, इतने करोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें होती है यार सोसाइटी में। Cybercrime can involve criminal activities that are traditional in nature, such as thieves, frauds, defamations, mischiefs. All of this are subject to Indian Penal Code. तो ये सारे IPC बोलते हैं ना, IPC धारा, हम सुनते हैं ना IPC धारा डैश डैश, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी आती है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, दिस इज़ वेरी बैड प्रैक्टिस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर क्राइम, देखते हैं साइबर क्राइम के क्या क्या है हमारे पास एग्जाम्पल्स है। सॉफ्टवेयर पायरेसी होते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी, आई नो आप लोग शायद ये टर्म से वाकिफ हो नहीं हो, आई डोंट नो। बच्चे जो है ना पायरेटेड वर्जन, बच्चे ही नहीं बड़े भी यार, थोड़े से पैसे बचाने के लिए पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं, एंड दिस इज नॉट एट ऑल गुड। सॉफ्टवेयर, अब हम देखते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज नथिंग बट कॉपीराइट वायलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर क्रिएटेड ओरिजिनली बाय अ इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। आप क्या कर रहे हो समझ लो, बहुत लोग ऐसे देखे मैंने, विंडोज भी पायरेटेड देखते हैं। विंडोज आर क्रिएटेड फॉर यू ऑल, भले वो परचेस किया जाता है, बट यार आप पायरेटेड यूज कर रहे हो, यानी कि आप वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा रहे हो, एंड वो बंदा आपके ऊपर केस कर सकता है अगर आप पकड़ गए। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, आपको नहीं करना चाहिए सब। It includes stealing of code, programs or other information illegally and creating a limited copy. ये limited है, okay? Limited copy by unauthorized means and utilizing this data either for own benefit or for profit making. ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया विंडोज़ का, ऐसा होता है मार्केट में, तो वो आप किसी और के पास जाओगे, बोलोगे यार हमें ऐसा ऐसा चाहिए, तो दे गिव यू पायरेटेड वर्जन। और ये पायरेटेड वर्जन से उन लोग ना खुद का मुनाफा कमाते हैं, लाइक वो आपको बोलेंगे इतने का बेच रहा हूँ, बट उनको इससे अच्छी खासी एक प्रॉफिट मिलती है, राइट। अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन यू डाउनलोड अ कॉपी ऑफ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल डाउनलोडिंग गेम फ्रॉम अ फाइल शेयरिंग वेबसाइट विदाउट पेइंग फॉर इट। आप कोई गेम डाउनलोड कर रहे हो विदाउट पेइंग फॉर इट, उसमें पैसा है बट आप पे नहीं कर रहे हो वो फाइल शेयरिंग के थ्रू, तो दिस इज नॉट अ गुड एक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी कि इलीगली ही कह सकते हैं, मेरे बिना परमिशन से आप मेरी चीज़ों को अगर टच कर रहे हो, मेरे सामान को अगर हाथ लगा रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर अनऑथराइज्ड यूजर ऑफ माई पर्सनल थिंग्स। आप मेरे फोन है, मेरा फोन मेरी चीज़ है, यू कैन नॉट टच इट, और अगर आप टच कर रहे हो दैट मीन्स यू आर अनऑथराइजली एक्सेसिंग माई फोन और टचिंग माई फोन, ओके। तो अनऑथराइज का मतलब ये होता है। नाउ गेनिंग एक्सेस विदाउट द यूजर्स परमिशन इज नोन एज अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑफकोर्स वही हुआ, आप मेरे फोन को क्यों हाथ लगा रहे हो, भाई मेरा फोन है, यू कैन नॉट टच माई फोन। Unauthorization means granting access rights to resources which is related to information security, computer security and to access control on a particular sector.
This is typically possible when the particular software or service is purchased through legal and formal procedure. Attempting to get information like mails, bank accounts, intellectual or any other personal and confidential information through unauthorized persons is known as accessing the machine illegally. Same हुआ यार, unauthorized access. अब इसमें और क्या बताऊँ, आप मुझे मेरी चीज़ को अगर यू आर एक्सेसिंग माई डेटा, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, यू कैन नॉट डू. हाँ, अगर मैंने आपको परमिशन दी कि हाँ मेरा ये मेल है, मेरा ये पासवर्ड है, आप ले सकते हो, तो ठीक है. लेकिन अगर आपने मेरे मेल को हैक करने की कोशिश की, आप गलत तरीके से मेरे मेल्स के अंदर जा रहे हो, देन दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो ये सारे क्या हो गए, आप उस सिचुएशन में क्या हो जाओगे, मेरे अकाउंट के अनऑथराइज्ड एक्सेस वाले पर्सन हो जाओगे. तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स देख ले. हैकिंग फाइनेंशियल एंड बैंक अकाउंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, इलीगली मॉनिटरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ओन्ड बाय अदर पर्सन, मेरे इन्फॉर्मेशन को आप देख रहे हो. फिर इलीगल यूज और ब्रेक ऑफ लॉगिन एंड पासवर्ड, causing intentional irritation to the other person by means of damaging software information, important information. अभी समझ लो आपने किसी का अकाउंट हैक कर लिया और उसके फोटोज आप यूज़ कर रहे हो, आपके खुद पोस्ट कर रहे हो या फिर डिलीट किए जा रहे हो, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डाल रहे हो, तो दिस ऑल आर नॉट अ गुड प्रैक्टिस. यू शुड नॉट डू दिस. आप छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो जाओ, चाहे एजेड हो जाओ, अडल्ट हो जाओ, यू शुड नॉट डू दिस. इज नॉट अ गुड थिंग. किसी का पासवर्ड लेना, किसी के पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व करना, अगर कोई भी चाहे, ये सारे आईटी एक्ट्स आपको पता है, आप भी किसी के ऊपर भी केस कर सकते हो कि आप बंदा, आपने मेरे अकाउंट को कैसे हाथ लगाया. ये सारी चीज़ें हमारे साइबर लॉ में प्रोवाइड की जाती है, आपको लॉज दिए जाते हैं. नेक्स्ट है थर्ड टाइप, दैट इज कॉपीराइट वायलेशन. अब कॉपीराइट आपने देखा होगा ऐसे सी एंड सर्कल, ऐसा कुछ एक सिंबल आता है कॉपीराइट का. A copyright is a legal right that gives the creator or a literary, artistic, musical or other creative work the sole right to publish and sell the work. Copyright owners have the right to control the reproduction of their work. यानी कि कितने उनका प्रोडक्शन, जो उनका वर्क है वो कितने बार रिप्रोड्यूस है, बायोलॉजिकली नहीं कह रही, रिप्रोड्यूस इज लाइक कितने बार उसे और आप क्रिएट कर रहे हो या समझ लो प्रिंट कर रहे हो. रिप्रोडक्शन इज रिलेटेड टू दैट. अगर मैं बुक्स के रिलेटेड बात करूँ तो इंक्लूडिंग द राइट टू रिसीव द रॉयल्टी पेमेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन. ये देख रहे हो, ये साइन, दिस इज द साइन फॉर कॉपीराइट. अब व्हाट इज दिस कॉपीराइट, समझ लो कोई एक कंटेंट है, ओके, एंड वो कंटेंट आपने सुना होगा ना, यूट्यूब पे कॉपीराइट मिलता है. व्हाट इज दैट, आप किसी और का कंटेंट चोरी कर रहे हो और खुद पब्लिश कर रहे हो और खुद उससे पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो. दिस इज अ रॉन्ग एक्ट. तो वो जो सामने वाला बंदा जिसका आपने चोरी किया होगा ना, वो आपके ऊपर कॉपीराइट वायलेशन का ना केस लगा सकता है और फिर मुंह बोला उसको जितना पैसा चाहिए ना आपसे मांगेगा ना, आपको देना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में. और फिर अगर समझ लो बुक्स का एग्जाम्पल ले लूँ, तो बुक्स अगर समझ लो मैंने एक बुक लिखी, आदिति सिंह रोट अ बुक रिलेटेड टू दिस, और आपने क्या किया, वो बुक को ना खुद से प्रिंट लिया एंड पब्लिश करना चालू, खुद से प्रिंट लिया एंड बेचना चालू कर दिया, तो भी मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ कि आप मेरे परमिशन के बिना मेरे बुक को रिप्रोड्यूस करके उसे बेच नहीं सकते, उससे मुनाफा नहीं कमा सकते, और फिर तुरंत कॉपीराइट केस बनेगा एंड आपको मैंने जितना पैसा बोला है उतना देना पड़ेगा. सो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है. होप आप सबको पता भी होगा, अब तो भाई साहब सब सोशल मीडिया आ चुका है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, सो दे शुड नो दिस थिंग. नाउ क्रैकिंग एक्टिविटीज सच एज डिसिफर्स कोड और पासवर्ड्स एंड ब्रेकिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स फॉर इलीगल रीजंस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग. आप किसी का पासवर्ड चोरी नहीं होता यार, क्रैक कर रहे हो कि मेरा पासवर्ड अगर कुछ है, वैसे वाईफाई का पासवर्ड आप लोग बहुत क्रैक करते हो ना, मुझे पता है बहुत लोग करते हैं वाईफाई का पासवर्ड क्रैक, क्योंकि सबको पता है यार कुछ लोग तो सिंपल सा पासवर्ड रख देते हैं. तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, दिस इज़ वेरी बैड. द क्रैकर विल यूज अ प्रोग्राम और स्क्रिप्ट known as crack that has been written specifically to do what they are hoping to achieve. अब मैंने तो ये वाईफाई वाला छोटे इसमें बोला कि पासवर्ड आप क्रैक कर ले रहे हो, बट बड़े बड़े जो होते हैं ना हैकर्स, व्हाट दे डू इज उनके पास ना पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट होता है, जिसके थ्रू ना उन लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को हैक करने में मदद हो जाती है. फिर उसके बाद साइबर बुली और साइबर स्टॉकिंग. Cyber stalking is a criminal practice where an individual uses the internet to systematically harass or threaten someone.
अब चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप बच्चे हो, कोई भी यार, कोई भी, ज़रूरी नहीं है लड़की ही सिर्फ साइबर स्टॉकिंग का या स्टॉकिंग का शिकार होती है, ज़रूरी नहीं है, लड़के भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो लाइक इसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए एक्चुअली ये है क्या। कोई आपको ऑनलाइन वे में मैसेज करके हरास कर रहा है, या फिर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या फिर मैं आपकी वीडियोस को यूज़ करूंगा, या फिर मैं आपके फ़ोटोज़ को पोस्ट करूंगा, या फिर जो भी, अगर आपके कोई चैट्स लीक करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें आती है साइबर बुलीज के अंदर, बुली होती है इसके अंदर। तो आप साइबर स्टॉकिंग का केस डाल सकते हो। दिस क्राइम कैन बी डन through emails, social media, chat rooms, instant messaging clients and any other online medium। ये कोई भी मीडियम से हो सकता है आपके साथ। It may be। So hope आपको इतना तो समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, that is phishing। इसके अंदर क्या है? This is a technique for extracting confidential information such as credit card numbers and user name, passwords, combos by pretending to be a legal enterprise। Phishing is typically carried out by mail smoothing। अब ये है क्या? स्पूफिंग। ये है क्या पता है? समझ लो, ऐसा कई बार होता है ना, आपको तो नहीं, आपके पेरेंट्स को होता होगा। आपके पेरेंट्स लोगों को फ़ोन आते होंगे कि मैं ब्ला ब्ला हूँ, मैं ब्ला ब्ला बैंक से हूँ, मुझे आपका ये क्रेडिट कार्ड बनाना है, डेबिट कार्ड बनाना है, चेक बनाना है, ब्ला ब्ला जो भी बनाना है, आप मुझे प्लीज़ अपना नंबर बताओ, आप मुझे अपना पासवर्ड बताओ, पूछते हैं, आप मुझे अपना OTP बताओ, OTP तक पूछते हैं, एंड देन पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। यार दिस इज अ टाइप ऑफ फिशिंग, आपके साथ ये हो रहा है तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आप जीमेल ओपन करते हो, आप लोग छोटे हो अभी तो आप लोग के साथ नहीं, बट हम जब अकाउंट यूज़ करते तो फेक मेल्स जब आते हैं तो उससे बहुत बच के रहना पड़ता है। अगर आप कोई भी अननेसेसरी लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हो ना, वो आपको गलत वेबसाइट पर लेके जाएगा, एंड फिर हैकर्स को आपकी डिटेल्स मिल जाते हैं, जैसे आप कौन से फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, आपका कौन सा लैपटॉप है, आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड है, क्या है, सारी चीज़ें पता चल जाती है ये सारी चीज़ों से। तो बहुत बच के रहना पड़ता है। तो बस इतना है ये। फिर इसके बाद हम आते हैं vulgarism। What is this? Is representing someone else's works or idea as your own without their consent। ये क्या है पता है? vulgarism। इसके अंदर तो भाई साहब बहुत 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 प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैंने एक रिसर्च पेपर, मेरा रिसर्च पेपर है एंड मैंने वो पब्लिश किया है, एंड अगर वो रिसर्च पेपर समझ लो जैसे मैंने कोई अगर मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, ओके, वेबसाइट के ऊपर या फिर कहीं भी, एंड उसके अंदर के मेरे डिटेल्स हैं, आप वो डिटेल्स को एज इट इज यूज कर रहे हो, उसके अंदर कुछ आपका नहीं है, सब कुछ मेरा है, एंड ये चीजें मुझे नहीं पता है, मेरे बिना परमिशन के, मेरे बिना एक्सेप्टेंस के आप वो चीज यूज कर रहे हो, दिस इज अ vulgarism। इससे वर्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप गूगल क्लासरूम हम सब यूज़ करते हैं, राइट, ऑनलाइन मोड में तो बहुत लोगों ने, सब ने यूज़ किया है इनफैक्ट। तो वहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन की जब टाइम आता है, असाइनमेंट आप सबमिट करते हो, एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है, इसके लिए बता रही थी। इसके अंदर क्या होता है, आप जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो कई बार हम किसी और का असाइनमेंट सबमिट करते हैं, राइट, बट हमारा गूगल क्लासरूम जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लगैरिज्म रिपोर्ट। ये एक फैसिलिटी होती है, हम यूज़ करते हैं, इसलिए बता रहे हैं प्लगैरिज्म रिपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है ना, अगर मैंने वो चीज़ एक एक्टिव करके रखी है, चालू करके रखी है, तो कितने बच्चों ने किसी और का या कितने बच्चों का सेम असाइनमेंट है, ये तुरंत पता चलता है। प्लगैरिज्म रिपोर्ट जनरेट होती है एंड उसके अंदर पता चल जाता है कि भाई साहब ए बच्चे ने, बी बच्चे ने और सी बच्चे ने एग्जैक्टली सेम असाइनमेंट डाल दिया है, और 60 बच्चों में से वो 3 बच्चों को फिर पनिशमेंट मिलती है। हाँ, और अगर आपने ऐसा किया, वही सेम कंटेंट है लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया, समझ लो ए वाले बच्चे ने ग्रीन कलर में सारे फॉन्ट यूज किए, बी वाले बच्चे ने रेड कलर में, सी वाले बच्चे ने व्हाइट कलर में, अरे ब्लैक कलर में, समझ लो कंटेंट सेम है, कलर अलग है। आपको लगेगा भाई प्लगैरिज्म रिपोर्ट नहीं आएगा, भाई समझ में नहीं आएगा, मैम को 60 लोग हैं, कहाँ समझ में आएगा, समझ में आता है। प्लगैरिज्म रिपोर्ट में फिर भी आप फंस जाओगे एंड आपका भी एज इट इज आ जाएगा कि आपने गलत किया है, आपने किसी और का असाइनमेंट सबमिट किया है। अब आगे बढ़ते हैं। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर एंड एडवेंट ऑफ द इंटरनेट
has made it easier to plagiarize the work of others. For example, plagiarism is found in documents such as essays, reports, etc. आप ऑनलाइन देखते हो ना, रिपोर्ट्स होते हैं, एसेज तो बहुत मिल जाते हैं तो ये एग्जैक्टली अगर आप यूज़ करो, आप पब्लिश कर दो ना, तो ये गलत है। प्लगैरिज्म रिपोर्ट जनरेट होती है, आपको चेक करवाना पड़ता है कि आपने जो पब्लिश किया है उसका प्लगैरिज्म रिपोर्ट क्या है। कई बार जैसे मैं रिसर्च पेपर सबमिट कर रही हूँ, रिसर्च पेपर नहीं, समझ लो मैं कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही हूँ, तो मैं ना उसके साथ अगर प्लगैरिज्म रिपोर्ट भी लगाती हूँ एंड वो 100% वाला है, तो भाई साहब बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उनको पता चलता है कि यार बंदी ने खुद से किया है, बहुत अच्छी एक रिपोर्ट होती है, वो भी सबमिट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हैकिंग रेफर्स टू अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर ऑफ द और द नेटवर्क। सॉरी द टंग ट्विस्ट हो गया। हैकर is a person intentionally interested in the deep and hidden or concealed working of any computer operating system programming language. They might discover loopholes within system and reasons for such loopholes. Hackers, hacking क्या है? Unauthorizedly वो आपके कंप्यूटर को ले रहे हैं, आपके नेटवर्क को ले रहे हैं, तो ये भी होता है। फिर आपका जो पीसी है या आपका जो फोन है उसे डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ इतना छेड़खानी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें। अब आ गए हम प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। हम जान तो लिया, एडवांटेजेस पता चल गए, क्या क्या एग्जांपल्स थे, बट बचाएंगे कैसे खुद को? बचाना भी तो है ये सारी चीजों से। सो प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम, ये भी टॉपिक आपको है। इसके अंदर हम दो चीजें, एक चीज देखते हैं, दैट इज साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। साइबर सेफ्टी भी कर रहे हो, क्राइम भी कर रहे हो, लॉज भी है, हमारे पास सब कुछ है भाई। तो ये क्या है? साइबर सेफ्टी इज द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर, बट इट इज ऑल्सो अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल विद दैट इंफॉर्मेशन, बीइंग रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर पर्सन ऑनलाइन एंड प्रैक्टिसिंग गुड एथिक्वेट्स और इंटरनेट एथिक्वेट्स। यानी सेफ रहना, सेफर साइड पे रहना, बच के रहना इज नॉट जस्ट नेसेसरी, वही चीज़ नहीं, इसके अलावा आपके पास अगर कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो यार उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहो, वफादार रहो, अच्छे रहो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती है? गुड एथिक्वेट्स में आती है, अपने गुड अच्छाई में आती है आप सभी के। So again, in recent years, all systems are exposed to internet. Hence, there is increased challenges in maintaining and protecting them from the attackers. Any organization plays a key role in promoting internet safety. They are primarily responsible for keeping systems, computer, network devices secure and functional. तो ये सारी चीजें जरूरी होती है। Normal English समझ में आ जाएगा। The overall sequence for identifying threats to protecting and recovering from the cyber attack and threatens the organization. अब हम आए इसके अंदर कुछ चीजें देखते हैं। अब आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड रिस्क, हमें आइडेंटिफाई करना है थ्रेट्स एंड रिस्क के ऊपर। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है? The computer or the system operates slowly when with more response time. ये क्या है पता है? आप आइडेंटिफाई कर रहे हो थ्रेट्स या रिस्क, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या करता है ना, आपका जो कंप्यूटर, इसकी जो फंक्शनैलिटी है ना, इससे स्लो कर देगा। रिस्पॉन्स टाइम, व्हाट इज दिस रिस्पॉन्स टाइम? रिस्पॉन्स टाइम मतलब कि आपने कुछ एक्शन लिया, मैंने एक फट से कर्सर दबाया, मैंने कहीं क्लिक कर दिया, तो मेरा कंप्यूटर अगर उसे रिस्पॉन्स करने में, मुझे आउटपुट दिखाने में अगर टाइम ले रहा है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर टाइम ले रहा है, यानी कि कुछ तो भाई साहब गड़बड़ हो रही है। If the system crashes suddenly and unable to download updates, system crash हो गया आपका system, it's not working properly, it's not able to download the updates. Appearance of new unfamiliar icons or messages on desktop. आपने जो नहीं भी डाउनलोड किया है, या आप जो आइकन थे ही नहीं आपके डेस्कटॉप पे, वो सारी चीजें भी आपको दिखाई देने लगेगी। ना प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, आपके डेटा को प्रोटेक्शन है, डेटाबेस है आपके पास, तो प्रोटेक्ट द नेटवर्क विथ फायरवॉल। आप क्या यूज कर रहे हैं? फायरवॉल यूज कर रहे हो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रिएट डिफरेंट लॉगिन एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर डिफरेंट यूजर्स। अगर आपके पास डिफरेंट यूजर्स है, क्या करोगे आप? अलग लॉगिन होना चाहिए, अलग पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड के अंदर क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे अगर आप बच्चे हो ना, तो अभी आप जेई का फॉर्म भरोगे ना, तो इसके अंदर क्राइटेरियाज होते हैं, भाई साहब
एक कैपिटल एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट स्मॉल लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट नंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट सिंबल्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं हमारे पासवर्ड के लिए, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा पासवर्ड बना सके जो कोई क्रैक ना कर सके, जो कोई हैक ना कर सके, या जिसको कोई पता ना कर सके। यूज ओनली वेरीफाइड ओपन सोर्स और लाइसेंस सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ओपन सोर्स भी हम सबको पता है, मैंने ये भी पढ़ाया है आप लोगों को। लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाइसेंस्ड होता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, प्रोहिबिट यूज ऑफ पर्सनल डिवाइसेस ऑन नेटवर्क। पर्सनल डिवाइसेस है, आपको उसको प्रोहिबिट करो, यानी यूज कम से कम करो, जरूरत है तो करो, सच एज पर्सनल यूएसबीज एंड हार्ड ड्राइव्स। Protect your Wi-Fi connection with secure password, VPs, encryptions, etc. Encrypt the network traffic. ये क्या है पता है इसके अंदर? आपका जो Wi-Fi है ना, उसे अब बोल रही हूँ सीधा सीधा, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है। मेरे घर पे Wi-Fi था, है इनफैक्ट, तो वो काफ़ी अच्छा खासा स्पीड देता था। What I have done is, मैंने ना पासवर्ड भूल जाती हूँ मैं पासवर्ड भूल जाती, तो मैंने ना बहुत प्यारा सा, हम सब इंडियन स्पेशली ऐसा पासवर्ड रख देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शायद आपके घर में भी यही पासवर्ड होगा। तो मेरे इसमें क्या हुआ ना, सडनली मैंने नोटिस किया ना, मेरा ना लैपटॉप चल रहा है, मेरे फोन्स घर में जितने हैं सब में नेटवर्क लाइक इशू हो रहा है, हमारे टीवीज चालू नहीं हो रहे बिकॉज सब स्मार्ट टीवीज यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स है, आईफोन से या फिर मैक से, जितने भी है, कुछ वर्क ही नहीं कर रहा था फास्ट। फिर हमने हमारे वाईफाई वाले को बोला कि भाई साहब हमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। व्हाट ही सेड इज, आपके घर में कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है? आई सेड अप्रॉक्सीमेटली, नहीं भी करके तो यार कितना होगा, 10 है, हम लोग गिन के जब 5 लोग हैं 4 लोग हैं घर में, तो कितना 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है। ही टोल्ड मी नो, you have been connected, your Wi-Fi have been connected to more other 10 devices. Oh my God, we were shocked. हम बोले भाई ये अलग 10 कहाँ से आ गए? तो they were my neighbors, मेरे जो सराउंडिंग लोग थे ना, ये लोग ने भी मेरा वाईफाई का एक्सेस लेके रखा था, उनको पता था, ट्राई किया होगा कभी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा वाईफाई स्लो हो गया। इसके लिए अब मैंने ऐसा पासवर्ड रखा है, ऐसा पासवर्ड आप भी रखो कि उसका बेनिफिट सिर्फ आप उठाओ। यार बैलेंस हम भरते हैं ना, किसी और को क्यों देना है यार? हाँ बहुत क्लोज है, बहुत प्यारे हैं, हमारे दुलारे हैं तो अलग चीज़ है, बट वाईफाई का पासवर्ड ऐसा रखो जो हैक ना कर सके। वरना आप, बहुत सारे हैकर्स व्हाट दे कैन डू इज, आप वाईफाई यूज करके क्या कर रहे हो इन योर डिवाइस, दे कैन हैक दैट ऑल्सो। तो प्लीज बी ऑन द सेफर साइड, तो हमारा वाईफाई का एक्सेस मत दो किसी को। नेक्स्ट, रिकवरी फ्रॉम साइबर अटैक्स। अब साइबर अटैक्स हो गए, अब हम रिकवरी के लिए चाह रहे हैं। आफ्टर द साइबर अटैक डेटा शुड बी क्लीन्ड, रिकवर्ड, रीस्टोर्ड एज मच एज पॉसिबल। अब हो गया, चलो हो गया, अब उसके बाद क्या करें? क्लीन करो, क्लीन करना पड़ेगा डेटा को, यानी अननेसेसरी एरर्स आ गए वो सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। रिकवर्ड, रिकवरी करनी पड़ेगी, कुछ डेटा जो लॉस्ट हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट था उसे रिकवर करना। रीस्टोर, आपको स्टोर करना पड़ेगा वापस से उसे अच्छे से, ताकि अब वापस ये दिक्कत ना आए। इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट विद सपोर्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। खुद से मत चले जाना यार, हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, हम भी है कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स है, तो एडवाइस लो, हमसे पूछो। इन्वेस्टिगेशन खुद से मत चले जाना करने, नहीं तो फिर आप भी कुछ ना कुछ साइबर लॉ के अंदर आके साइबर क्राइम कर दोगे। मेजर शुड बी टेकन टू अवॉइड रीअकरेंस, रीअकरेंस नहीं होना चाहिए। अब एजुकेट योर स्टॉक होल्डर्स, दैट इज स्टूडेंट्स, स्टाफ्स एक्सेट्रा, पेरेंट्स हो गए, सबको ही आ जाएगा इसके अंदर। इंट्रोड्यूस कोर्सेज, लेसन्स, एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। आप सबको पता होना चाहिए क्यों डाला ये लेसन उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्यों डाला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। और इसे हम एक टर्म देते हैं, दैट इज do's and don'ts for students in cyber world। हम सब बच्चे हैं, अभी आप बच्चे हो, मैं भी बच्ची हूँ शायद, तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना, नेक्स्ट सेशन में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अपडेट रहे आपको, एंड लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना। आई नो बच्चों को ये शायद वीडियो आई डोंट नो
रीचेबल होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत देर के बाद मैंने बनाया, बट स्टूडेंट्स वर डिमांडिंग फॉर दैट, सो आई लव दैट थिंग कि आप कमेंट कर रहे हो। इनफैक्ट मेरे इंजीनियरिंग वाले लेक्चर्स के ऊपर कमेंट कर रहे हो कि मैम प्लीज़ हमारा आईटी भी बाकी है, सो इसके लिए मैंने बोला आप नहीं छोड़ सकते, अब हमें कंटिन्यू करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डूज एंड डोंट्स फॉर द स्टूडेंट्स इन साइबर वर्ल्ड, एंड देन इसी के साथ हम हमारा ये वाला सेशन को खत्म करते हैं। होप यू हैव एंजॉयड, एंड एंजॉय किया होगा तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एग्जाम्स और दिस टॉपिक्स, लेट मी नो, ओके। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।